Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of बायोस्टेटिस्टिक्स, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसमें हम पॉपुलेशन और सैंपल पे बात करेंगे। आज के हमारे लेक्चर का एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होगा और इसमें हम बुनियादी कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि बायोस्टेटिस्टिक्स है क्या चीज़। देखें, स्टेटिस्टिक्स को पहले जनरली स्टेटिस्टिक को समझ लेते हैं, बायो का वर्ड इसे हटा देते हैं। स्टेटिस्टिक साइंस की एक फील्ड है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं यानी जमा करते हैं, फिर जो डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड शेप में लेकर आ जाते हैं, और जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो उसको एक समराइज शॉर्ट फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन हम समराइज करके निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए होती है। देन हम उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, मतलब उसको क्रिटिकली चेक करते हैं थ्रू डिफरेंट टेस्ट्स, एंड एनालाइज करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब उसका मतलब बताते हैं कि हमें इससे क्या मतलब हमारे पास निकलता है उस डेटा से, और जब मतलब हमें समझ आ जाए तो देन वी प्रेजेंट इट, और लोगों को बताते हुए प्रेजेंट करते हुए हम उससे कंक्लूजन यानी मुख्तलिफ जो मतलब होते हैं उस डेटा से निकल रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं। अगर डेटा हमारे पास बायोलॉजिकल या मेडिकल साइंसेस से हो तो उसको फिर हम बायोस्टैटिस्टिक कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, इससे पहले हमें समझना होगा कि डेटा या इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। देखिए, इंफॉर्मेशन हमारे पास, आपको पता है कि सेट ऑफ थिंग्स, इवेंट्स जो हमें कोई स्पेसिफिक डिटेल्स दें किसी इवेंट की या किसी चीज़ के बारे में। सेम इस जब हम उसको मैथमेटिकल वर्ड में, न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम, उस इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं। जैसे आप मरीज़ का डेटा लेते हैं, उनकी एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, पेन स्केल, वाइटल्स जिसमें आपका रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, और इसी तरीके से फीवर वगैरह आता है। एक बच्चे का अगर आप हेड सर्कमफेरेंस देख रहे होते हैं, या फिर हाइट वेट देख रहे होते हैं, या फिर आप कोई CBC टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं, यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट देखते हैं, तो इसमें जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा होता है। अब जब हम बहुत सारे लोगों का एक तरह का डेटा, जैसे 100 पेशेंट एक हॉस्पिटल में एडमिट है और इनका हम हाइट, वेट, वाइटल्स ये कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास सेट ऑफ डेटा कहलाएगा। अब 100 पेशेंट का जब इतना डेटा हम ले लेंगे तो इस डेटा के गैदर करने को हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। फिर जब हम लेंगे तो जाहिर सी बात है 100 पेशेंट का डेटा तो हमारे पास बहुत स्कैटर्ड होगा, तो हम क्या करेंगे कि हर पेशेंट का जो हाइट है, वेट है, वाइटल्स है, तो वाइटल में भी बीपी को बीपी के साथ लिखेंगे, हार्ट रेट को हार्ट रेट के कॉलम में लिखेंगे, इसी तरीके से रिस्पायरेटरी रेट को रिस्पायरेटरी रेट के कॉलम में लिखेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। एक तरह का डेटा जब हम एक एक साथ जमा करके लिख रहे होते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। फिर इसमें से हम शॉर्ट कर देते हैं इसको कि एवरेज, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट क्या था, एवरेज वेट क्या था, एवरेज बीपी क्या था, ये समराइजेशन में आता है। और फिर फर्दर अगर हम उस पर जी टेस्ट, टी टेस्ट, का स्क्वायर या इस तरह की कोई चीज़ और टेस्ट अप्लाई करें जो हम इंशाल्लाह इस कोर्स में आगे पढ़ेंगे, तो वो एनालाइजिंग के स्टेप में आता है। और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास 100 मरीज़ थे जिसमें मेजॉरिटी मरीज़ों को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, या जो हमारे पास 70 पेशेंट्स ऐसे थे जिनका वेट जो है वो 80 किलो से ज़्यादा था, या हमारे पास 25 ईयर्स से 35 ईयर के दरमियान ऐसे मरीज़ थे जिनका हार्ट रेट अबव 100 चल रहा था। तो ये बेसिकली हम इसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम अपने जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जिनको ये डेटा से मतलब होता है, उनको बता रहे होते हैं। ये एक बाकायदा प्रोसीजर है, ये स्टेप्स हैं स्टेटिस्टिक्स के, और यही इसकी डेफिनेशन है।
तो जनरली किसी भी फील्ड में जब हम इस तरह करते हैं डेटा के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो वो स्टेटिस्टिक्स कहलाती है। लेकिन जब हम मेडिकल साइंसेज में या हेल्थ साइंसेज में या बायोलॉजी से रिलेटेड साइंसेज में जब हम डेटा के साथ ऐसे करते हैं, तो उसको हम बायोस्टेटिस्टिक्स कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल इस स्लाइड में आपको दी गई है, जिसमें है कि फॉर एग्जांपल जब हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं कि कितने ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए एक दिन में एक सूबे में या एक डिस्ट्रिक्ट में, या साइज ऑफ इनरोलमेंट क्या है, मतलब ये है कि एक कॉलेज जब अपना टेस्ट और इंटरव्यू लेता है किसी भी एडमिशन के लिए, तो वो अगर 80 स्टूडेंट्स उसने पर बैच लेने हैं तो 500 लोगों की एप्लीकेशन आ गई, तो ये साइज ऑफ इनरोलमेंट है। इसी तरीके से एक क्लिनिक में कितने मरीज़ पर डे विज़िट करते हैं, ये भी डेटा है। इसी तरीके से हमारे पास डेटा सेट्स होती है। वो तो इंडिविजुअल था जो ऊपर था, डेटा सेट मीन्स कि जब हमें कंबाइन एक डेटा एक ग्रुप की शक्ल में होता है और वो हमें बताता है, जैसे एवरेज हाउस होल्ड साइज के एक डिस्ट्रिक्ट में या एक सूबे में आम तौर पे एक ख़ानदान कितने अफराद पे मुश्तमिल होता है, उसको हाउस होल्ड साइज कहते हैं। या प्रिवेलेंस ऑफ स्मोकिंग के एक यूनिवर्सिटी में कितने % ऑफ स्टूडेंट स्मोकिंग करते हैं। या इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि वो बच्चे जो अपनी ज़िंदगी के पैदाइश से लेकर 28 दिन के अंदर अंदर फौत हो जाते हैं, तो उनकी परसेंटेज क्या है एक मुल्क में एक साल के अंदर, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है। ये ग्रुप डेटा है, इसमें हज़ारों सैकड़ों बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये हमें एक फिगर में बता रहे थे, इसको कहते हैं हम डेटा सेट। स्टेटिस्टिक की बुनियादी तौर पे दो मेन टाइप्स हैं। जो दो मेन टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। दोनों को बारी बारी समझ लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है, इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं डेटा को। इसमें और सिर्फ वही मेन स्टेप्स जो स्टैटिस्टिक के हैं वही है कि डेटा हमने लिया, उसको ऑर्गेनाइज करके शॉर्ट किया और फिर उसको लोगों को बताया। जैसे इसकी मिसाल है सेंसिस का मतलब मरदमशुमारी जो होती है। अब आपको पता है कि मरदमशुमारी में बताते हैं कि एक मुल्क में इतने मेल्स हैं, टोटल आबादी इतनी है, जैसे पाकिस्तान की 22 करोड़ 70 लाख के करीब है। फिर इसमें मेल कितने हैं, कोई 13 करोड़ के करीब मेल हैं, बाकी फीमेल्स हैं। फिर इसमें कितने % जो है 18 साल से कम उम्र के हैं, कितने % ऐसे 18 से 65 साल के दरमियान है और कितने % ऐसे जो 65 साल से ज़्यादा के। फिर फर्दर ये डेटा हमें बताता है कि कितने % लोग हैं जिनकी एजुकेशन मैट्रिक तक है और या उससे ज़्यादा है हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की, कितने जॉबलेस हैं और कितने जॉब पे हैं, कितने अपना बिजनेस कर रहे हैं, कितने % लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 से कम है और इतने हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 से ज़्यादा है। इसमें ये चीज़ समझे कि ये जो डेटा है ना, ये हमें एज इट इज़ वो चीज़ बता रही होती है जो एग्जिस्ट करती है। हम उसके बेस पे कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहे, हम सिर्फ लोगों को जब डेटा कलेक्ट करते हैं वही चीज़ बता रहे होते हैं जो हमने देखी हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर तो किसी का 50,000 से ज़्यादा अर्निंग है पर मंथ तो उनमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि ये तो एक अंदाज़ा हो गया। ये फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ऐसे हाइपोथेसिस या अंदाजे नहीं लगाती, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि ये चीज़ थी, ऐसी थी। जैसे आप पेशेंट के वाइटल्स लेते हैं और वाइटल्स में आप सीधे सीधे बता देते हैं कि इसका हार्ट रेट 102 103 आ रहा था, ब्लड प्रेशर 145/105 आ रहा था, तो बस आपने बता दिया। अब ये आप नहीं कह रहे हैं कि ये हो सकता है हाइपरटेंसिव हो, या ये जो है ना टेकिकार्डियक तो है लेकिन हो सकता है कि ये स्ट्रेस में हो। तो ये जो अंदाजे लगाने वाली बात है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में नहीं होती, वो होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, कि डेटा के बेस पे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हो, आप दो चीज़ों के दरमियान कोई रिलेशनशिप देख रहे होते हो, या आप अपना कोई अंदाज़ा टेस्ट कर रहे हो, वो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं, समराइज भी करते हैं,
और जो हम पॉपुलेशन से सैंपल चूज़ कर लेते हैं, उस सैंपल के डेटा को ये सारे प्रोसेस से गुजार के हम उसमें देखते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर दो चीज़ों के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं, या उन वेरिएबल्स के जो रिजल्ट आ रहे होते हैं उसके बेस पे हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर 500 लोग हैं और 500 मरीज़ों में से मैंने 100 मरीज़ों का डेटा लिया और उसमें मेरे पास बीपी और वाइटल्स वगैरह मैंने चेक किए, तो अगर मैं सेम टू सेम बताऊं कि एवरेज वाइटल इतने थे, एवरेज जिसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो वो डिस्क्रिप्टिव होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि जब मैं 500 में से 100 मरीज़ सेलेक्ट करके उनके वाइटल्स लूँगा, तो मेरे ख्याल में इसमें कम से कम 70 मरीज़ ऐसे होंगे जो कि हाइपरटेंसिव होंगे या जो एनीमिक होंगे। तो अब ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आएगा। तो वो जो 500 लोग थे वो पॉपुलेशन था, उसमें से जो 100 लोग मैंने सेलेक्ट कर लिए वो कहलाएगा सैंपल। तो सैंपल जब हम पॉपुलेशन से लेते हैं, 500 में से जब हमने 100 लोग लिए हैं और हमने ये अंदाज़ा, यानी ये हमारी हाइपोथेसिस थी कि इसमें से हम 100 में से 70 लोग हाइपरटेंसिव होंगे, तो ये हाइपोथेसिस था, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि इसमें जो हाइपरटेंसिव होंगे हो सकता है उनको स्ट्रेस भी हो। तो अब स्ट्रेस और हाइपरटेंशन का आपस में मैं एक रिलेशन देख रहा हूँ। तो ये दो वेरिएबल्स हैं, एक स्ट्रेस और एक हाइपरटेंशन। ये जो दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं इनको हम वेरिएबल कह रहे होते हैं, ठीक है। सो इस तरह की जब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डेटा, तो हमें इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहना होगा। ये दो मेन टाइप्स थी। अच्छा, अब उन टर्म्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे मैंने यूज़ किया पॉपुलेशन और सैंपल का, मैंने बताया कि पॉपुलेशन जो है, यहाँ डेफिनेशन है कि द सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टिगेटर। अब देखिए, एक हॉस्पिटल में 500 मरीज़ हैं और मैंने इनके वाइटल्स लेने हैं। तो अब एक हॉस्पिटल में जितने भी मरीज़ होंगे मेरे क्राइटेरिया पे जो पूरे उतर रहे हैं, वो पॉपुलेशन कहलाएगी मेरी। तो अब 500 लोग, ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। अब मैं एक बंदा हूँ, मेरे पास एक दिन का टाइम है, मैंने इतने सारे लोगों के वाइटल्स लेने हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 500 लोगों के वाइटल ले सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने इंटरेस्ट के यही 500 लोगों में से मैं एक ख़ास प्रोपोर्शन उठाऊँगा ताकि मेरा काम भी पूरा हो सके, मेरा मकसद भी पूरा हो सके, और वो असल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उसमें से मुझे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप मिल सके, उसको हम कहते हैं सैंपल। सो एनी सबसेट ऑफ अ मेजरमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, जब हम पॉपुलेशन में से कोई हिस्सा चूज करते हैं उसको हम सैंपल कहते हैं। ये याद रखें कि रैंडम सैंपल जो है एक गुड रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये आगे के लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा कि रैंडम सैंपल कौन सी होती है। लेकिन मैं रैंडमली बस 100 लोग उठाऊं, मैं ये ना देखूं कि ये जान पहचान वाला है, ये मेरा दोस्त है, या ये वेट के लिहाज से अच्छा है, ये हाइट के लिहाज से अच्छा है, ये कलर के लिहाज से अच्छा है, मैं ये चीज़ें ना देखूं, बल्कि सिर्फ अपने क्राइटेरिया के बेस पे अगर मेरे पास 500 में से 300 लोग एलिजिबल हो रहे हैं या 500 लोग एलिजिबल है एक हॉस्पिटल में, मैं उससे रैंडमली हर 5वां बंदा उठा लूँ, वो जो भी सामने आए, मेल हो फीमेल हो, ठीक है। तो ये रैंडम सैंपल कहलाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक बड़ा दायरा है, एक छोटा है। तो इस बड़े दायरे में से जो इतना, इस छोटे दायरे जितना हिस्सा फॉर एग्जांपल हमने उठा लिया, तो ये सैंपल कहलाएगा और ये बड़ा दायरा पॉपुलेशन कहलाएगा। सो अगर हम एग्जांपल की तरफ जाएं, तो पूरे पाकिस्तान में अगर हम एक फैमिलीज़ की इनकम देखें, हर फैमिली की इनकम, हाउस होल्ड इनकम जिसको हम कहते हैं, तो वो पॉपुलेशन में आएगा। अगर हम कहें कि कराची में वो फैमिलीज़ हम काउंट करें जिसमें पिछले एक साल में एटलीस्ट एक फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है, तो ये भी पॉपुलेशन में आएगा, क्योंकि कराची में तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होंगी और कराची 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ टीबी पेशेंट्स इन पाकिस्तान, तो ये तो लाखों में है, तो ये भी पॉपुलेशन है। अब इसमें से जब हम सैंपल की बात करते हैं इन एग्जाम्पल में से, तो अगर पूरे पाकिस्तान से मैं 1000 ख़ानदान उठाऊँ रैंडमली मुख्तलिफ हिस्सों से पाकिस्तान के, और मैं उनकी मंथली इनकम का पूछूं, तो ये सैंपल कहलाएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक नंबर स्पेसिफाई कर लिया। वहाँ पे था पूरे पाकिस्तान में हर ख़ानदान की सैलरी इनकम, हर ख़ानदान,
यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर लिया नहीं 1000 ख़ानदानों की, तो ये सैंपल कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा था कराची में जो फैमिली में लास्ट ईयर एटलीस्ट एक फैमिली मेम्बर की डेथ हुई हो, तो कराची में तो बहुत सारे 3.5 करोड़ की आबादी में ऐसे फैमिलीज होंगी, तो मैं कहूँ नहीं 50 ऐसे ख़ानदान 500 ऐसे ख़ानदान में चूज़ करूँ जो कि पिछले साल एटलीस्ट एक फैमिली मेम्बर की डेथ उनमें हुई हो। या फिर वो जो टीबी पेशेंट का था पॉपुलेशन में से मैं कहूँ कि अब पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, मैं कवर नहीं कर सकता, तो 2500 टीबी पेशेंट को मैं सेलेक्ट करूँ जो टीबी क्लिनिक्स में आते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, और मैं उनसे डेटा लूँ, तो ये सैंपल कहलाए। आते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। देखिए ऑब्जर्वेशन आम लैंग्वेज में अगर हम देखें, हर वो चीज़ जो अपने सेंसेस से हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ज़ुबान से हम बोलते हैं, या टेस्ट भी टच वो सेंस कर सकते हैं ज़ुबान से, इसी तरह के हाथ से हम या स्किन से हमारे पास टच की फीलिंग आती है, या फिर जैसे हवा चल रही होती है वो हमें फील हो रही होती है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन में होती है। लेकिन स्टेटिस्टिक में जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, उसको जब हम नंबर फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं ना, न्यूमेरिकली नंबर्स में, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो मीन्स के रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। और जैसे फिजिकल मेजरमेंट्स होती है हाइट और वेट, तो हम कहते हैं कि 5 फीट 7 इंच हाइट है, या फिर हम कहते हैं 50 किलो वेट है, 60 किलो वेट है, तो वो हम किलो, फीट, यार्ड्स, इंचेस, सेंटीमीटर या और किसी स्केल में मेजर करें, लेकिन उसको नंबर्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं और उसका कोई यूनिट होता है, तो वो ऑब्जर्वेशन होती है। और इसकी हमारे पास एक ख़ास क्लासिफिकेशन होती है। जैसे वेट को हम वेट किलोग्राम में ही करेंगे, ग्राम में करेंगे, मिलीग्राम में करेंगे, टन में करेंगे, लेकिन एक क्लासिफिकेशन है वेट की। इसी तरीके से हाइट को चाहे हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, मीटर, यार्ड, किलोमीटर में करें, जितना भी करना है, लेकिन एक ख़ास स्केल होता है जिसकी बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन होती है। इवन हमारे सवालात का अक्सर जवाब भी हम जब मरीज़ों से पूछते हैं कि क्या आपको फला सिम्टम है, तो वो यस या नो का जवाब दें। तो फॉर एग्जांपल यस को मैं 1 से रिप्रेजेंट करूँ और नो को 2 से रिप्रेजेंट करूँ, तो वो अगर यस बोले मैं 1 लिखूँ, अगर वो नो बोले मैं 2 लिखूँ, तो ये भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे हम अपना आज का जो सेशन है वो कंक्लूड कर लेते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने फिर ये आपने जिन दोस्तों ने नहीं देखा उनके साथ शेयर कर सकते हैं।